नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से बातचीत की। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और डेनमार्क पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, व्यापक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ढांचे के लिए समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल किर्गिज गणराज्य और कजाकिस्तान तथा आर्मेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रसार भारती ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधार, उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में 94 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.98% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं के लिए 1,21,000 रुपए देने का फैसला किया। तमिलनाडु में 28 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। चुनाव आयोग ने पुद्दुचेरी में स्थानीय निकाय चुनावों के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। महिला क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर, जबकि चेन्नई दूसरे और बेंगलोर तीसरे स्थान पर। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। दोपहर समाचार में मुनीश शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग बढ़ाने के 4 समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के बाद जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने महामारी के दौरान भी सहयोग जारी रखा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले हुए वर्चुअल समिट में दोनों देशों ने हरित कार्यनीतिक साझेदारी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। ये हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण के लिए काम किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश खाद्य सुरक्षा, शीत भंडारण व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी शुरू की है। श्री मोदी ने बताया कि कृषि तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का सदस्य बन गया है और इससे दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा मिली है। भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है, जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। भारत के अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। सुश्री फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत और डेनमार्क दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत डेनमार्क सहयोग इस बात का बड़ा उदाहरण है कि हरित प्रगति और हरित परिवर्तन किस तरह साथ साथ चल सकते हैं।
Our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. Today, we agreed to work even closer together on areas as health and agriculture. सुश्री फ्रेडरिक्सन ने कहा कि श्री मोदी ने 10 लाख से ज्यादा घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके समूचे विश्व को नई प्रेरणा दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। आज शाम वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करना संभव नहीं है। भारतीय तटरक्षक गार्ड के नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने से सुरक्षा के साथ ही आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस राह में अनहिंडर्ड मैरीटाइम एक्टिविटी हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है। एक राइजिंग मैरीटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है। इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय तटरक्षक गार्ड के बेड़े में 150 से ज्यादा जहाज और 66 विमान हैं और भारतीय नौसेना की गिनती विश्व की श्रेष्ठतम नौसेनाओं में की जाती है। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर भारतीय तटरक्षक गार्ड के अधिकारियों को वीरता और योग्यता सेवा पदक भी प्रदान किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर कल रवाना होंगे। डॉक्टर जयशंकर की विदेश मंत्री बनने के बाद किर्गिज गणराज्य की पहली यात्रा है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर किर्गिज के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सोमवार से कजाकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर नूर सुल्तान में होने वाली 6ठी एशिया वार्ता एवं विश्वास निर्माण उपायों पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन CICA में भाग लेंगे। विदेश मंत्री 12 और 13 अक्टूबर को आर्मेनिया में रहेंगे। आर्मेनिया के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये यात्रा तीनों देशों के साथ आपसी संबंधों की प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,12,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 19,000 से अधिक नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 2,36,643 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 206 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 248 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। महामारी से मरने वालों की संख्या 4,50,375 हो गई है। देश भर में अभी तक 58 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने सिरिंज निर्यात पर मात्रात्मक रोक लगा दी है ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये प्रतिबंध केवल 3 श्रेणियों के सिरिंज पर 3 महीने के लिए लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की कोविड महामारी के दौरान सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इनमें से प्रत्येक को 1,21,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये सम्मान राशि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पालिका अस्पतालों के
सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को दी जाएगी और राज्य सरकार ने कल इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। तमिलनाडु के 28 जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दोपहर 12 बजे तक 30% से अधिक मतदान हो चुका था। कुल 6,652 मतदान केंद्रों पर कोविड नियमों के पालन की पूरी व्यवस्था की गई है। अन्य जिलों में कुछ ग्रामीण निकायों के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के मतदान के लिए अंतिम 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए पुदुच्चेरी निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। 5 नगरपालिकाओं और 10 पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में 2, 7 और 13 नवंबर को होंगे। कर्नाटक विधानसभा की हंगल और सिंदगी सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के प्रचार में तेजी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा जनता दल एस के नेता चुनाव अभियान में लगे हैं। मतदान 30 अक्टूबर को होना है और वोटों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ बातचीत की। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और डेनमार्क पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, व्यापक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ढांचे के लिए समुद्री सुरक्षा है बेहद जरूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रसार भारती ने कहा है, दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधार, उभरती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.98%। महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं के लिए 1,21,000 रुपए देने का फैसला किया। तमिलनाडु में 28 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान है जारी और चुनाव आयोग ने पुदुच्चेरी में स्थानीय निकाय चुनावों के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। और महिला क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर, जबकि चेन्नई दूसरे और बेंगलौर है तीसरे स्थान पर। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा आज सुबह पूछताछ के लिए अपराध शाखा के सामने पेश हुए। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी हैं। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मध्य प्रदेश में अब लोग घर बैठे ही सिटीजन पोर्टल पर EFIR दर्ज करा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट अथवा सिटीजन पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर स्वयं का पंजीयन कर लॉगिन करके ही EFIR दर्ज की जा सकती है। EFIR दर्ज होने के बाद आवेदक को अपनी FIR के विभिन्न चरणों की स्थिति SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। पीड़ित व्यक्ति 15 लाख तक की वाहन चोरी या 1 लाख तक की सामान्य चोरी के मामलों में EFIR से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिन के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। श्री मुरुगन केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम पहल के अंतर्गत इस दौरे पर हैं। श्री मुरुगन ने अवंतीपोरा में मत्स्य पालन प्रणाली केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री शोपियां जिले में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जिले के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर मुरुगन कल अनंतनाग में मत्स्य पालन परियोजना देखने भी जाएंगे।
आयकर विभाग ने हैदराबाद में एक प्रमुख औषधि समूह पर छापा मारकर 142 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि बरामद की है। 6 राज्यों में 50 स्थानों पर 6 अक्टूबर से तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकर मिले, जिनमें से 16 लॉकर चालू थे। तलाशी में 142 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई। बेहिसाबी आय लगभग 550 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधारों से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबर सही नहीं है। प्रसार भारती ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। क्वींसलैंड में भारत के साथ 3 2020 महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 6 विकेट पर 71 रन बना लिए थे। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द कर दिया गया था और दोनों ही टीमों को एक अंक दिया गया था। आईपीएल क्रिकेट में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों में 20 अंक हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स 18 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी 18 अंक रहे, लेकिन नेट रन रेट में पिछड़ने के कारण वो तीसरे स्थान पर रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। दुबई में कल पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। सोमवार को एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अबू धाबी में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हरा दिया। इस जीत के बावजूद मुंबई प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका। दुबई में एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को मैच की अंतिम गेंद पर 7 विकेट से पराजित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। 9 अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को
जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माताजी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थीं। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थीं। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में कल फिर मिलेंगे। सुनते रहें आकाशवाणी समाचार और आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल रहें हमारे साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां को। किसी भी संगीत प्रेमी के कानों में जैसे ही सरोद की झनकार सुनाई देती है तो उसके मन मस्तिष्क में जो पहला नाम आता है वो है उस्ताद अमजद अली खां का। सरोद वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमजद अली खां का जन्मदिन है। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खां ग्वालियर राज दरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोक वाद्य रबाब को नए भारतीय अंदाज में ढालकर उसे सरोद नाम दिया था। ग्वालियर संगीत में सैनी अवंगश घराने की शैली बहुत पुरानी है। इसकी परंपरा को शहंशाह अकबर के दरबारी संगीतकार मियां तानसेन के समय से जोड़ा जा सकता है। सैनी अवंगश घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद को संगीत विरासत में मिला था। 12 साल की उम्र में इन्होंने अकेले सरोद वादन का जो पहला प्रदर्शन किया उसे सुनकर बड़े बड़े संगीतकार दंग रह गए। उन्होंने राग प्रियदर्शनी और राग कमलश्री की रचना की। इनके अलावा उन्होंने शिवांजलि, हरिप्रिया कानदा, किरण रंजनी, सुहाग भैरव, ललित ध्वनि, श्यामश्री और जवाहर मंजरी रागों के जो उपहार दिए उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने युवावस्था में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। 1971 में मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने दूसरे एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में रोस्टम पुरस्कार जीता था। बाद में इन्हें यूनेस्को पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया। यही नहीं बल्कि बाद में इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने देश विदेश में अनेक महत्वपूर्ण संगीत केंद्रों में प्रदर्शन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। उस्ताद अमजद अली खां के जन्मदिन के मुबारक मौके पर हमारी यही दुआ है कि उनके संगीत का ये सफर सदा यूं ही चलता रहे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम रहेगा साफ। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन जगहों पर तापमान 1 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चलें देश के पूर्वोत्तर में। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ बातचीत की। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और डेनमार्क पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, व्यापक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ढांचे के लिए समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रसार भारती ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधार उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.98% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं के लिए 1,21,000 रुपए देने का फैसला किया। तमिलनाडु में 28 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। चुनाव आयोग ने पुद्दुचेरी में स्थानीय निकाय चुनावों के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। महिला क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर
पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आईपीएल में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर, जबकि चेन्नई दूसरे और बेंगलोर तीसरे स्थान पर। 5 बार की चैंपियन मुंबई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।